तो कितने केसेस आप पर भी हैं? अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़े ही है, मेरे 65 होंगे बस। 65 केसेस हैं आपके? कुछ भी नहीं है, अभी तो 100 पे पहुंचेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर एक पार्टी करेंगे बहुत बड़ी। तो ये निज़ाम-ए इंसाफ को आपने बहुत करीब से फिर देख लिया मतलब? मेरी किताब भी आ रही है, उसका टाइटल ही मैंने लिखा है, ऊपर से फ़ोन आता है। एक महमूद भट्टी साहब पाकिस्तान में कैंट था SP, कहता है मैंने पर्चा नहीं करना क्योंकि मुझे ऊपर से फ़ोन आ गया। ऊपर से कहाँ से? आसमान से? आसमान से फ़ोन आता है ना, जजों को भी, पुलिस वालों को भी। वो फिर फ़ोन जो है ना, वो चीज़ें फिर दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो आपको सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया ना? हलाल इम्तियाज़ भी मिला, दुनिया से 10 मिले हैं मुझे। दुनिया से भी मिले हैं पाकिस्तान के अलावा? हाँ जी, 8 मिले हैं दुनिया से, पाकिस्तान से 2 मिले हैं। तो फिर भी ये तमाम तर जो इदारे हैं वो इस चीज़ की कदर नहीं करती है कि ये शख्स तो सर्विलेंस में बेहतर है। मेरा पैसा चोरी हो रहा है, कंपनियों से चीज़ें चोरी हो रही हैं, सारा कुछ। जब किसी को कहे वो ऊपर से फ़ोन आता है, स्टे ऑर्डर मिल जाता है, सिफारिशें हो जाती हैं। महमूद भट्टी साहब चक्कर ही लगाते रहते हैं। और 3 फिल्में भी आप पर बनाई मेरी गई। लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ पेरिस में बनी हैं। मैं ये सुन रहा था शायद आपको ही कि वो फिल्में जो हैं वो ज्यूइश ने बनाई हैं। मैंने वहाँ से लाइफ शुरू की थी, उनके ऑफिस में सफाइयों का काम करता था। वो हम नहीं सोचते जी ये जूश है, ये मुसलमान है, ये कैथोलिक है, सारे हम इकट्ठे वहाँ पे काम करते हैं। तो कोई एक ख्वाहिश जो आपकी आज भी पूरी नहीं हो सकी? मेरी एक ख्वाहिश जो रह गई है ना जी, लुका मुबशर मेरे सामने आके प्रोग्राम करे। काम मुबशर के खैर माशाल्लाह काम ही उसका है सबको ब्लैकमेल करना। शकील उर रहमान के साथ करता रहा है, मलिक रियाज के साथ करता रहा है। उसकी बीवी मेरी बहन है, उसके बारे में मुझे पता है। ये जड़ा वाले किसके पास जाके जादू करवाते थे। अभी मैं लंदन गया हूँ, वकीलों से मेरी मीटिंग हुई है। लंदन भी इसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूँ। हमने दुबई गवर्नमेंट को लेटर लिखना है, सारे इसके इंटरव्यू भेजने हैं। ये जो दुबई के बारे में कहता है वो दुबई वाले भी इसके बारे में इसका एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत का तारुफ मैं करवाता हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ऑलरेडी आलमी शोहरत याफ्ता हैं। इन पर 3 फिल्में बन चुकी हैं, इन पर ढेरों मैगज़ीन लिखे जा चुके हैं। इनकी तस्वीरें, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 80 मुल्कों के अंदर इनका काम जो है वो सराहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में आकर ये तनाज़ात के अंदर घिर जाते हैं। कभी ये वकीलों के साथ उलझते हुए आपको नज़र आएंगे, कभी किसी सहाफ़ी के साथ इनका मामला आपको नज़र आएगा और उसके बाद कभी आपको ये अदालतों के अंदर भी जो है वो खज्जल ख़वार होते हुए जैसे एक आम आदमी होता है वैसे नज़र आएंगे। लेकिन आप ये ना समझे कि ये कोई मामूली शख्सियत हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। इनकी जो चीज़ें हैं वो आलमी तौर पर जो है वो एक्नॉलेज की जाती हैं, इनको माना जाता है। अब तक आप समझ चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक सर यू। कैसे हैं सर? ठीक ठाक बिल्कुल। हाउ इज़ लाइफ लेटली? लाइफ चल रही है। लाइफ अल्लाह मियां जब बनाता है तो आदमी कहता है एवरी डे न्यू डे स्टार्ट। आप फाइट करें अपनी लाइफ पर। सर आज आपसे हर मौजू पे बात होगी, आपकी बिल्कुल, कंट्रोवर्सीज पे भी। बिल्कुल। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जी लाहौर की उन गलियों से जहाँ से महमूद भट्टी ने आगाज़ किया जी। और उसके बाद फिर पेरिस में जाके आपने अपनी जो एक शोहरत है उसका एक अरूज देखा और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर क्यों वापस आए, ये सारी कहानी मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। लाहौर में मैं बड़ी दफ़ा मीडिया पे कह चुका हूँ, हम रहते थे बस्तामी रोड पे। बस्तामी रोड पे वो सारा एरिया जो है ना वो काफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप मालिक नहीं है उसके, तो काफ की प्रॉपर्टी है। तो हमारा 5 मरले का घर होता था, तो मेरी मदर मेड होती थी, तो वहाँ से लाइफ शुरू की। बचपन कैसा गुजरा? बचपन ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, लेकिन वो अल्लाह में कहता है अपना दिमाग तुझे मैंने दिया तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर। तो अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन आप मेहनत करो, काम करो, रिज़्क ढूंढो। इसका मतलब नहीं आपके पास पैसे हैं किसी का हक मारो, किसी के जायदादों पे चीज़ें देखें, किसी के खाने पे देखें, वो आपका हक नहीं है। आपका हक वही है जो आपको मिलता है, आपने हाथों से कमाया, उसको कहते हैं सारा कुछ। घर वालों के साथ जो ताल्लुकात थे वो कैसे रहे बचपन में? ठीक है, मेरी सिस्टर है एक, हाँ बहुत प्यारे मेरी सिस्टर। वालिदैन के साथ? वालिदैन साहब अच्छे थे। मेरे वालिद की तो मैंने शक्ल ज़्यादा नहीं देखी क्योंकि मैं छोटा था, उनकी डेथ हो गई थी। तो वालदा की डेथ हुई थी कोविड में, तो मैं बाहर का था।
मुझे नहीं पता चला था क्योंकि टाइमिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन वो पता भी नहीं चला उसकी डेथ हुई है। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता चला। और भाई आपका कोई नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता उनको। हमारा, मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम दोनों लाइफ में दोनों इकट्ठे हैं। तालीम फिर आपने सर कहाँ से शुरू की? मैंने लाहौर सेंटर मॉडल स्कूल समनाबाद में था, वहाँ से फिर मैं साइंस कॉलेज चले गया, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चले गया। लेकिन जब मैं जाता था मैं अनारकली काम करता था, शिजान फिट्टी काम करता था। डॉक्टर साहब लंगर ढूंढ के लेके खाना फिर वो घर लेके जाता होता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्तों को पता चले। तो दाता साहब में लंगर लेकर खाने वाला शख्स फ्रांस कैसे पहुंच गया? फ्रांस इस लाइफ इज़ नॉट ईजी। मेरा एक दोस्त था, वो MBA करने गया था पेरिस, तो मैंने भी फिर क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, रोज़ डेली कोई ना कोई मसले बन रहे थे, तो फिर उसने क्या पेरिस आ जाओ, यहाँ पे सार्बन यूनिवर्सिटी है पेरिस में, वहाँ पे दाखिला करवाते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं गया था MBA करने के लिए, टिकट लेके कुछ हज़ार पैसे दोस्तों से लेके, तो वो फिर मैं वहाँ पे गया था। लेकिन वहाँ पे हॉस्टल में 2 आदमी नहीं रह सकते। अगले दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से, और इतनी बर्फ़ थी, -10 टेम्परेचर था। एक जैकेट मैं लंडे बाज़ार से लेके गया था, वो बड़ी हल्की थी। तो आदमी फिर अंडरगो मेट्रो में मैं सोता था, टैची के सिर पे रखा होता था, गाबई ढूंढता था खाने के लिए। लेकिन एक नई लाइफ आपकी शुरू होती है। आदमी फिर जब बाहर जाता है ना, हम कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, हम दरमियान में फंस जाते हैं। अगर वो मैं ज़मीन पे सोता था, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो मैं लोगों के पैसे जो हज़ार लिए वो कैसे दूंगा, ठीक है ना। फिर आदमी फिर उस चक्कर में फंस जाता है। कभी सोचा था कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगा उसके बाद? नहीं, मेरे पास तो खुद कपड़े नहीं होते थे। ईद वाले दिन एक सलवार फटी सी पहनी होती थी, मस्जिद के बाद बैठते थे, देखते थे लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, ईद वाले दिन जा रहे होते हैं, तो मैं भी कहता होता था वो एक दिन पैसे हो तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा। हाँ। लेकिन बड़ी साहब, अगर मैं देखूं कि आपको इंटरनेशनल ख़बरों के अंदर तो आपके जो फैशन है उसके चर्चे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स के चर्चे होते हैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान के अंदर आपकी खबरें देखता हूँ, कभी आप अदालतों के अंदर चक्कर काट रहे हैं, वहाँ पर आप गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी आपका फड्डा वकीलों के साथ हो जाता है, कभी सहाफ़ियों के ऊपर आप जो है वो जुमले कसते नजर आते हैं। क्या मामला है पाकिस्तान में? नंबर 1 तो सहाफ़ी जो है ना, मैं तो उनका शुक्र अदा करता हूँ जो वो मुझे प्रेस कवरिंग और मेरे साथ मिलके चले हैं। आप लोग जो सारे मेरे मिल के साथ चले हैं, इसका मतलब आप मेरी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी के साथ ऐसे बदतमीज़ सहाफ़ी नहीं करनी चाहिए, लफ्ज़ गंदे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। मैंने उसूल बड़े सीखे हुए हैं। तो वो आदमी को अफसोस होता है कोई ऐसा ब्लैकमेलर हो तो ब्लैकमेल लोगों को करे और सब कुछ करो, खुद ब्लैकमेलर है, ठीक है ना। आप इनको कह रहे हैं? मैं लकाम मुबशर को कह रहा हूँ। हाँ जी, पहले मुझे किसी आज तक मीडिया वाले ने, अगर हज़ारों मीडिया वाले मेरे पीछे आए हैं, मुझे फ़ोन किया तो मैं उनके इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। वो आदमी चुपता है जिसको कोई फ़िक्र हो, ठीक है ना। तो अब लकाम मुबशर के खैर माशाल्लाह काम ही उसके सबको ब्लैकमेल करना। कोई ऐसा पाकिस्तान में आदमी नहीं जो उसकी तारीफ़ें करता हो, उसकी इज़्ज़त करता हो, ठीक है ना। मैं उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करता। उसने जो लफ्ज़ मेरे बारे में बोले हैं ना, बहुत गंदे लफ्ज़ बोले हैं। हम मीडिया पे बैठ के वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों? और भी तो सहाफ़ी हैं ना, और भी इस किरदार के लोग होंगे। हाँ, लेकिन तो आपको ये क्यों ये टारगेट करते हैं, खासकर मुबशर लकमान साहब? नहीं, मैं नहीं इस आदमी को जानता। वो जो कह रहा था ना मैं उसका दोस्त बनना चाहता था, सवाल ही नहीं पैदा था मैं कभी ऐसे आदमी को लिफ्ट करा जाऊँ। नहीं, मुझे पता है एक औरत है जो उसने पीछे इसको लिफाफा दे के सारा प्रोग्राम करवाया है, क्योंकि इसका कारोबार ये है, ठीक है ना। उसने मेरे अकेले नहीं किए, मैं 1000 नाम ले सकता हूँ अभी, जिनके ख़िलाफ़ ये शकील रहमान के साथ करता रहा है, मलिक रियाज के साथ करता रहा है, पैकेज वाले जो इतने इंपॉर्टेंट लोग उनके ख़िलाफ़ इसने मॉल के लिए किया था, ठीक है ना। इसने भी ये मंचे के ख़िलाफ़ किया था। उसने कोई आदमी छोड़ा नहीं हुआ, वो 1000 लोगों की लिस्ट है। वो चक्कर ये था, वो लोग शरीफ आदमी मुंह बंद करके चुप करके बैठ जाते थे। मैं ओपन उसके सामने आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैंने किसी का लेना नहीं, मैं अपनी हलाल की रोटी हाथों से खाता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी से कोई सिफारिशें नहीं करवाता, कोई मेरे इतने केस चल रहे हैं, मैं कोई सिफारिशें नहीं करवाता, कोई फ़ोन नहीं करवाता, कोई कुछ नहीं। इसलिए मैं इसके सामने आया हूँ, क्योंकि इसके सामने किसी को आना पड़ना था।
आप देखें उस आदमी को, वो अपने आप पर जर्नलिस्ट कहता है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, किसी ने उसको बिठा दिया है। मुझे सारी उसकी लाइफ स्टोरी का पता है, उसके भतीजे ने मुझे बताया है, उसकी बेटी मेरी बेटियों जैसी है, उसके बारे में मुझे बड़ा कुछ पता है, उसकी बीवी मेरी बहन है, उसके बारे में मुझे पता है, ये जड़ा वाले किसके पास जाके जादू करवाते हैं सर, मुझे इसकी लाइफ स्टोरी का सारा पता है। बशीर लकमान साहब जादू करवाते थे? अब वो छुप के जो बैठा हुआ है ना, क्योंकि अब मैंने तो उसे इतना मीडिया पे किया, मेरे सामने आके प्रोग्राम कर, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलना, जो गंदे लफ्ज़ मेरे पूछे बगैर तूने बोले हैं ना, एक लफ्ज़ मुझे बोल के दिखा देना, मैं अपना नाम महमूद भट्टी चेंज कर दूंगा। मेरे सामने क्यों नहीं आता? वो आए प्राइम टाइम पे। अंदाज़ा करें उस आदमी को पाकिस्तान एक टीवी लेने के लिए तैयार नहीं है, सब ने उसके लिए कांटा मार दिया। नहीं तो मकसद क्या है आपको, मतलब आपने और भी नाम लिए, मियां मंशा साहब, शकील रहमान साहब, इन सबको टारगेट करने का मकसद क्या है? इसमें हासिल वसूल क्या है? बस वो उसका काम था ना, वो लिफाफे, उसका काम है ब्लैकमेल लोगों को करना, उसका कारोबार ये था। लेकिन उसने बड़े गलत आदमी को हाथ लगा लिया मुझे। आप देखें, मैंने पाकिस्तान इस पे 5 केस किए हैं, ये पाकिस्तान अदालतों में पेश नहीं हो रहा। 3 दफ़ा जजों ने बुलाया है इसको, ये 3 दफ़ा पेश नहीं हुआ। इसको पेरिस पुलिस वालों ने बुलाया है, वहाँ पे पेश नहीं होता। मैंने 5 केस पेरिस भी इसके खिलाफ किए। अच्छा। अभी मैं लंदन गया हूँ, वकीलों से मेरी मीटिंग हुई है, लंदन भी इसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूँ, क्योंकि लंदन वो जो कह रहा था ना, मुझे हार्ट का मसला बना, हॉस्पिटल, अभी मैं उठ के आ रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, तो वो देखा ना, फिर गंदे लफ्ज़ मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहा था। हॉस्पिटल आदमी जो बैठता है ना, उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने होते हैं। हॉस्पिटल हम सूट टाई टी शर्ट पहन के नहीं बैठ के, उड़ते सारी इंटरव्यू वो कर रहा है, ठीक है ना। वो उनकी ज़मीन पे बैठ के इसने मेरे खिलाफ इंटरव्यू किया, इसलिए मेरा हक बनता है वहाँ पे इसके खिलाफ केस करना। अब दुबई भी इसके खिलाफ मैं कर रहा हूँ सितंबर में, जो दुबई के बारे में, उनके बारे में ये गंदे इंटरव्यू कर रहा है, उनके बारे में लफ्ज़ बोल रहा है ना, तो वो भी मेरे वकीलों की टीम बन गई है दुबई में। हमने दुबई गवर्नमेंट को लेटर लिखना है, सारे इसके इंटरव्यू भेजने हैं। ये जो दुबई के बारे में कहता है, वो दुबई वाले भी इसके बारे में इसका एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कभी उन्होंने आपसे कोई डिमांड नहीं की? आपने कहा ब्लैकमेल करती हैं, तो ब्लैकमेल का मकसद होता है ना कि इस बंदे से पैसे में हथिया लो, इससे कोई फेवर ले लूं, जी। तो इस तरह का कोई नहीं मेरे साथ वो उसने कभी मेरी उसके बात भी नहीं हुई, ना मेरे पास उसका फ़ोन है। मैंने बताया था मीडिया पे, मैं कह रहा था ये मुझे बता रहे 2014 में 3 स्टैंड पड़े थे, उसके पैसे किसने दिए थे? किसने दिए थे? पता नहीं, वो बता दे ना, बिल ला के लेके दिखा दे। अब भी आज भी नेशनल हॉस्पिटल का मेन शेयर होल्डर, मेन मालिक मैं हूँ। अब भी वहाँ पे इलाज करवाने जाता है, आपके हॉस्पिटल से इलाज हॉस्पिटल में जाता है। हाँ, थोड़े दिन हुए हैं, वो डॉक्टर जो उसका कर रहा है इसके घर गया हुआ था, जो लोग सारे बैठे थे, फिर वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं सारे, ठीक है ना, उनके घर के कौन कौन इसने अपने घर पे बुलाया हुआ था। मुझे गालियाँ देता है, गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और मेरे हॉस्पिटल जाता है इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। चलो हॉस्पिटल का काम है, कोई भी आएगा वहाँ पे मरीज़ का, वो हमारा हक बनता है उसका इलाज करना, ठीक है ना। वो तो हॉस्पिटल का फ़र्ज़ बनता है, हॉस्पिटल इसलिए बना है कोई भी उसके जा सकता है, वहाँ पे डोर ओपन है, उसके इलाज करवा सकता है। तो एक्सपेंस वगैरह वो खुद ही उठाते हैं अपना? वो तो इतना कंजूस है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब ये वकीलों के पैसे भी है ना, जिस औरत ने इसको कहा था ना मुझे ब्लैकमेल करे, अब वो सारे इंटरनेशनल वकीलों के पैसे भी वो ही देगी इसको, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे हॉस्पिटल लेटर भेजता है, वहाँ पे मुझे डेक्टरशिप से निकाला जाए। ओ भैया, तेरे तो 10 ख़ानदान भी आ जाए, मेरे शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तेरे तो 10 ख़ानदान भी आ जाए, मुझे मेरे शेयर नहीं खरीद सकते, और मुझे डेक्टरशिप से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो मैं तो मालिक हूँ हॉस्पिटल का, मेन मालिक मैं हूँ। तू एक प्रोग्राम करके कह रहा था मैं तो मालिक ही नहीं हूँ, कह रहा था पेपर दिखा रहा था, मैं तो उसका लेना देना नहीं है, मालिक ही नहीं हूँ। बाद में कहता है इसको वो औरत करवा रही है ना पीछे से सारा, इसको कौन वो बता रही है। एक औरत है माइसी है, वो उसके मुंह पे दाग पड़े हुए हैं, वो करवा रही है सारा। उसका आपके साथ क्या तनाज़ा है? कोई दुश्मनी है आपके साथ? नहीं, वो मुझे पता है कौन करवा रहा है। मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है। मैंने ना किसी का देना है, मैं किसी का हक नहीं मारता, किसी जायदादों पे कब्जा नहीं करता, किसी के पैसे चोरी नहीं करता, ठीक है ना। असल में मसला ये है, पाकिस्तान हम ओवरसीज पाकिस्तान के पैसे सारे चोरी होते हैं। जब हमसे पैसे लेने होते हैं ना, तो पैर भी चूमते हैं।
तो वकीलों के साथ आपका क्या मसला है? आप उनके वकीलों ऊपर के साथ मेरा कोई मसला नहीं है। मसला ये है, दाती सिस्टम हमारा बहुत गंदा है। मेरी एक ज़मीन थी मोलनवाल, एक मरबा, मैंने अपनी माँ के नाम पे यतीमाना बनाना था, वो वकील साहब ने अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन कर दी। तो वो वकील है, मैं वकील नहीं हूँ। वो आते हैं कोई 23-35 वकील तरीक़ों पे आते हैं जो वकील नहीं होते। उनको वो लाइसेंस भी वो काला कोट पहन के, मैं भी काला कोट पहन के चले जाऊँगा, लोग समझे कि मैं वकील हूँ, ठीक है ना। वो आके वहाँ पे वाल खींचेंगे, गालियाँ निकालेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, जज साहब उठ के चले जाएंगे। और पाकिस्तान माशाल्लाह स्टे ऑर्डर जिंदाबाद। अदालती अहाते के अंदर ये सब कुछ होता है? हाँ जी, जज साहब उठ के कैमरे लगे होते हैं, फिर उनको एप्लीकेशन लिखें आप चीफ जस्टिस को, वो एप्लीकेशन दब जाती है। फिर आप पुलिस वालों को एप्लीकेशन लिखें, वो पुलिस वाले कहते हैं जी हमने जजों के वकीलों के खिलाफ पर्चा नहीं कर सकते। तो कितने केसेस आप पर भी हैं? अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़े ही है, मेरे 65 होंगे बस। 65 केसेस हैं आपके? कुछ भी नहीं है, अभी तो 100 पे पहुंचेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, फिर एक पार्टी करेंगे बहुत बड़ी। तो फ्रांस से फिर आप पाकिस्तान क्या करने आ जाते हैं अगर यहाँ पे इतने केसेस हैं आपके? क्योंकि मैं ना लॉ और जजों की इज्जत करता हूँ। ठीक है। मैं लॉ और जजों की इज्जत करता हूँ। मैं बस उस दिन का इंतज़ार हूँ ये मुल्क चेंज हो। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये निज़ाम इंसाफ को आपने बहुत करीब से फिर देख लिया मतलब? मैं देख रहा हूँ, मेरी किताब भी आ रही है, उसका टाइटल ही मैंने लिखा है, ऊपर से फ़ोन आता है। एक महमूद भट्टी साहब पाकिस्तान में कैंट था SP, कहता है मैंने पर्चा नहीं करना क्योंकि मुझे ऊपर से फ़ोन आ गया है। मुझे बताएं कि गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा। ऊपर से कहाँ से? आसमान से? हाँ, आसमान से फ़ोन आता है ना, जजों को भी, पुलिस वालों को भी। वो फिर फ़ोन जो है ना, वो चीज़ें फिर डब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मुझे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आता हूँ फाइट करने के लिए खुद। तो कैसा पाया हमारे निज़ाम इंसाफ को और फ्रांस के या पेरिस के? नहीं, वहाँ पे रियल अदालतें हैं। अगर मैंने गलती की है तो मुझे भी तक सज़ा होगी। वहाँ पे जो वहाँ पे आप चले जाएं, प्रेसिडेंट के बेटे ने कुछ किया, जाके पर्चा कराएं, पुलिस के 1 सेकंड से पहले पर्चा लेगी। वहाँ पे जो वकील हैं वो आपके वकील हैं, आपस में नहीं मिलते। यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं, बाद में सारे उनकी लॉटरी निकली होती है। तो वहाँ का इंसाफ है बिल्कुल, आपका हक कोई नहीं मार सकता। लेकिन भट्टी साहब मसला पता क्या है, अभी मैं आपके घर में आया था तो मैंने देखा कि आपकी बड़ी ताकतवर जो शख्सियात हैं उनके साथ तस्वीर मौजूद हैं जो कि इस बात को जाहिर करती हैं कि आपका उनके साथ ताल्लुक है। तो आप खुद भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होंगे। तो आप बताते हैं कि आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा है, आप छुड़वा नहीं पा रहे। इतने ताकतवर अफराद का क्या फिर फ़ायदा आपके साथ ताल्लुक? मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं ना हूँ सेल्फ मेड और रियल आदमी। जो रियल इंसान होता है ना, वो किसी से सिफारिशें नहीं करवाता। वो भी मेरा मीडिया पे इंटरव्यू सुनते होंगे, उनको पता होगा मेरे कितने मसले हैं। आपने भी सुन के सारे सवाल लिखे हुए हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन मैंने आज तक उनको अपने बारे में कभी कोई बात नहीं की। नहीं, मैंने अभी आपकी तस्वीर देखी है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो कभी उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया कि तुम इतने मसाइल? मेरी उनके साथ दोस्ती होती है जब वो मुसीबत में होते हैं, अपोजिशन में होते हैं। जब वो सीटों से उतर जाते हैं, फिर मैं उनको मिलने जाता हूँ। मियाँ साहब की मैं नवाज शरीफ से बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनका बेटा हसन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मैं उन लोगों को मिलता हूँ जब ये लोग सारे सीटों से पीछे हो जाते हैं, फिर मैं इन्हें मिलने जाता हूँ। पाकिस्तान में भी, डियाला जेल में भी, कैंप जेल में भी, सऊदी अरेबिया में, लंदन में, जब ये सीटों पे बैठ जाते हैं फिर मैं नहीं मिलता। और ये भी मिलने नहीं आते? नहीं, वो अपना वो बिजी हो जाते हैं ना, फिर मैं नहीं अच्छा समझता। मैं चाहता हूँ अगर मैंने महमूद भट्टी साहब ने कोई गलत काम किया ना, तो महमूद भट्टी साहब को एक मिसाल बना के सज़ा देनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा मुल्क चेंज हो, हमारे जो बच्चे फ्यूचर आने वाले हैं ना, उनको पता चले हमने सीधे काम करने हैं, गलत काम नहीं करने। मैं तो उस चक्कर में हूँ, ठीक है ना। मेरा पैसा चोरी हो रहा है, कंपनियों से चीज़ें चोरी हो रही हैं, सारा कुछ। जब किसी को कहे वो ऊपर से फ़ोन आता है, स्टे ऑर्डर मिल जाता है, सिफारिशें हो जाती हैं। महमूद भट्टी साहब चक्कर ही लगाते रहते हैं। हाँ। नहीं, तो आपको सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया ना? हलाल इम्तियाज़ भी मिला, दुनिया से 10 मिले हैं मुझे। दुनिया से भी मिले हैं पाकिस्तान के अलावा? हाँ जी, 8 मिले दुनिया से, पाकिस्तान से 2 मिले हैं। तो फिर भी ये तमाम तर जो इदारे हैं वो इस चीज़ की कदर नहीं करती है कि ये शख्स तो सिविलियंस में बेहतर है। लेकिन एजाज़ है ना एक। हाँ, वो ये आम आदमी को नहीं मिलता। मेरा हक बनता है पाकिस्तान के लिए, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करता रहा हूँ।
मेरा हक, सब ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक बनता है वो हम अपने मुल्क के लिए करें, उस पे ना आए मतलब ये मेरे खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैंने तो गलत काम किए ही नहीं, 65 केस बने हैं जी, मैंने इंटरव्यू दे दिया तो मैंने ये कर दिया तो वो करते, वो केस बनते रहते हैं मुझ पर, ठीक है ना। तो मुझे उस पर उन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। और 3 फिल्में भी आप पर बनाई मेरी गई। लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ पेरिस में बनी है, मेरी लाइफ पे पेरिस में बुक्स आई हैं, मेरी लाइफ पे जो मीडिया उनके अच्छे प्राइम टाइम टीवी प्रोग्राम मैं करता हूँ, सारे उनके बड़े मशहूर हूँ। और मैं ये सुन रहा था शायद आपको ही कि वो फिल्में जो हैं वो ज्यूइश ने बनाई हैं। हाँ जी, उनके साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि काम भी आप उनके साथ करते क्योंकि हैं। मेरी जो मार्केट है ना पेरिस में, जो मार्केट है ना फैशन की, वहाँ पे महमूद भट्टी साहब अकेले नहीं बैठे हुए, कोई 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ से लाइफ शुरू की थी, उनके ऑफिस में सफाइयों का काम करता था। वो हम नहीं सोचते जी ये जूश है, ये मुसलमान है, ये कैथोलिक है, सारे हम इकट्ठे वहाँ पे काम करते हैं, हम कारोबार इकट्ठे करते हैं। दुनिया की जो इकोनॉमी है ना उन लोगों के पास है, पूरे दुनिया के मुल्क हैं वो इकोनॉमी को वो कंट्रोल करते हैं। सिनेमा मूवीज़ उनके पास है, टीवी प्रोग्राम उनके पास है, मीडिया उनके पास है, सारा उनके शॉप्स उनके पास है, कपड़ा उनसे लेना होता है, सब चीज़ें करनी होती है। तो आपने उनका किरदार कैसा पाया? क्या वो अपनी लेन देन के अंदर कोई हेरा फेरी करते हैं? नहीं, कारोबार इस कारोबार, हम टेलीफोन पे अरबों पे के ऑर्डर देते हैं, टेलीफोन पे मंथली ऑटोमेटिक उनकी पेमेंट जाती हैं, सारे ऐसे कारोबार करते हैं। नहीं, मैं पूछना इसलिए चाह रहा था ना कि यहाँ पे होता है कि हमें बताया जाता है जो इस्लामी तालीमात है कि यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो इससे फिर हम लोग ये अखज़ कर लेते हैं कि वो तो दुश्मन है इसीलिए वो हमें सप्रेस ही करेंगे, हमारे साथ वो अच्छा बिहेव नहीं रखेंगे। आपके साथ कोई ऐसा मामला? नहीं, वो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है ना। उनमें भी है ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे। हमारे मुल्क में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है। 5 फिंगर इज नॉट सेम थिंग। तो फ्रांस के सिस्टम को अगर मैं आपको कहूँ कि कंपेयर करें पाकिस्तान के सिस्टम से, आपने दोनों को देखा है बहुत करीब से। पूरी दुनिया को देखा है बड़ा करीब, ठीक है। पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं वो हेरा फेरी हैं, फ्रॉडी हैं। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ आजकल, वहाँ पे 90% नहीं है लोग। तो फिर आप बार बार पाकिस्तान क्यों आ जाते हैं? पाकिस्तान मैं बोर्न पाकिस्तान हुआ हूँ, मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। मेरा इरादा था और बड़ी चीज़ें करूँ गरीबों के लिए। सारी मेरी पाकिस्तान की प्रॉपर्टियाँ मेरी नहीं है, ये तो चली गई हैं, मैंने किसी हॉस्पिटल के नाम पे देनी है मेरे मरने से पहले, क्योंकि कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। अल्लाह मियाँ कहता है ये सब कुछ इधर ही रह जाना है, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को अंदर से फ़िरौन भी बनाया होता है। इसलिए बनाया होता है, हर आदमी आपकी जायदादों पे देखेगा, पहले कोई देखता नहीं था, आपके पैसे पे देखेगा, आपके दुश्मन बनेंगे। लेकिन अल्लाह ने ऐसे बनाया, कोई आदमी किसी की डेथ हो जाए ना, तो अगर वो बेचारे को कवर पे भी नहीं जाता तो वो कहता ओह मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में ऐसे है, तो पूरी दुनिया का एक सिस्टम ऐसे है। लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है अगर मैंने तुझे दिया है ना, दूसरों का भी देख। मुझे पता है मैंने आधी रोटी खा के पूरी मैं नहीं खा सकता। अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे रखे, मेरी माँ ने ये मुझे स्कूल दिए हुए हैं। तो भट्टी साहब आप कैसे बेटे थे, अगर मैं आपसे ये पूछूं? आप कैसे बेटे थे? कैसे बेटा था मैं? अच्छा था, बहुत सख्त आदमी हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं सख्त ना होता, अल्लाह में जब पैदा करता है ना तो वो आदमी को एक सर, 2 बाजू, 2 टांगें देता है। अल्लाह में कहता है जो अपना रिज़्क ढूंढो। अगर मैं सख्त ना होता तो मैं महमूद भट्टी नहीं बन सकता था। मैं बहुत ही दिल का साफ आदमी हूँ, मुझे बहुत मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कभी किसी से बात नहीं करता। अपने वालिदैन से भी नहीं? उनकी से डेथ, मेरी सिस्टर है, उससे भी नहीं मैं करता, अपने बच्चों से मैं नहीं करता, मैं दिल रखता। महमूद भट्टी कैसा बाप है? बाप, मेरे 3 बच्चे हैं, डिवोर्स हो चुकी हुई है, लेकिन बच्चों को एक फादर, जब बच्चों को आदमी दुनिया में आते हैं ना तो उनको देखना पड़ता है। डिवोर्स हो ना हो, उसकी माँ और हम आपस में डिवोर्स हो गई, उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, लेकिन बच्चों को हमें देखना पड़ता है, उनकी सारी तालीम, उनकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो करना चाहिए, हमारा हक बनता है। बच्चों को करके ऐसे गलियों पर नहीं फेंक सकते हम। ठीक है, तो आप एक अच्छे बाप हैं। और अगर मैं कहूँ कि कैसा भाई है महमूद भट्टी, कैसा भाई है, बतौर भाई कैसा है? मैं मेरी सिस्टर से बहुत प्यार है, मेरी लाइफ है वो। उसके अलावा कुछ नहीं?
नहीं, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेचारी ने सारी उम्र अपनी तकलीफ़ें देखी हैं। अगर मैं भी उससे छोड़ दूँ तो क्या करेगी। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप कामयाब हो चुके हैं माशाल्लाह से, आपने आलमी मंजरनामे के ऊपर अपनी पहचान बना ली है, तो कोई एक ख्वाहिश जो आपकी आज भी पूरी नहीं हो सकी? मेरी एक ख्वाहिश जो रह गई है ना, जी। लुकामा बशर मेरे सामने आके प्रोग्राम करे। अच्छा, और आपको लगता है ये पूरी हो जाएगी? अल्लाह मियाँ करे। अल्लाह ने मियाँ ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं, आप जैसे लोगों से मिलाया है, जिनको मैं जाता हूँ, सारा कुछ लोगों को मिलता हूँ, देखता हूँ। जब दाता साहब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग कितने परेशान, दुआएं मांगने के लिए आए हुए हैं, लैन पे लंगर खा रहे हैं, तो मेरा बचपन याद आता है। जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने ये भी बताया कि आप कूड़े से खाना तलाश करके खाते रहे, 2 माह गाबेट ढूंढता था पेरिस में, और लंगर खाते रहे, इस तरह गुजारा किया, फटे कपड़े थे। तो तब की ज़िंदगी बेहतर थी या आज जब आपके पास सब कुछ है? वो ज़िंदगी बेहतर थी। उसकी क्या वजह है? कोई फिक्र नहीं था, कोई दुश्मन नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये आपने जो सवाल किया है, पता नहीं मैं परेशान हूँ, आप लोगों को कैसे स्मेल आ जाती है सारा कुछ। ये पेरिस में 1 हफ्ता पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, प्राइम टाइम, जिसको 22 मिलियन लोग देखते हैं। तो वो मुझे सवाल करती है, आपके पास अल्लाह ने सब दे दिया है, इज़्ज़त दे दी है, आप प्ले बॉय हैं, आप ये है, फलाना टिंगना सारा, तो आपकी भट्टी साहब कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? मैं क्या, पहले वाली। परेशानी नहीं थी, कोई आपके पैसे नहीं थे, जो मिलता था गार्बेज पे आदमी ढूंढ के खा लेता था, ठीक है ना। वो रही अच्छी लाइफ थी। अब अल्लाह ने सब चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची ही नहीं है। अभी भी वो काफ का घर है, वो मेरे पास है, मैं उसका किराया पे करता हूँ। मैंने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि मैं पैदा वहाँ से हुआ था, मेरी लाइफ वहाँ से शुरू हुई थी। वो गली में मैं जाता हूँ घर देखने के लिए, तो वो रियल लाइफ वो थी। अब मज़ा नहीं है लाइफ में। भट्टी साहब, आप एक अमीर आदमी हैं, साहिब इस्तेताद आदमी नहीं, हैं। मैं अमीर आदमी नहीं, मैं सिंपल और सीधा आदमी हूँ। लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना, जो भी मशहूर शख्सियत होती है, कि आखिर उसने इतनी स्ट्रगल की है तो उसके बाद उसे मिला क्या। तो लोग जानना चाहते हैं कि महमूद भट्टी की जो नेट वर्थ है वो आज कितनी है, अगर आपको बता। पैसों की मैं कभी किसी मीडिया पे बात नहीं करता। मैं सुबह 5 बजे उठ के, जब मैं पाकिस्तान भी आता हूँ, 5 बजे उठ के मैं सुबह 2 घंटे कुरान सुनता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा दिन शुरू हो जाता है काम करने के लिए। कोई मैनेजर आ गया और फिर ऑफिस चले जाना, वहाँ पे बिजी सारा कुछ, तो ये मैं करता हूँ। मुझे एक मेरे जिस्म में ड्रग है, काम करना। अभी भी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मैंने नेक्स्ट ईयर पेंशन पे भी चले जाना है, ठीक है ना। पेंशन सबको मिलती है वहाँ पे, क्योंकि कितने टैक्स पे किए तो उसके हिसाब से फिर आपको पेंशन मिलती है। लेकिन मैं आराम से नहीं बैठ सकता, आदत नहीं है कि जिसमें में ड्रग पड़ा हुआ है। 6 बजे ऑफिस जाना, रात के 8 बजे जाने, सैटरडे संडे ड्राइविंग करनी, किसी मुल्कों में जाना, अपनी जो फ्रेंचाइज जाइए उनको देखने के लिए चले जाना। इधर के ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मैं करता था। लेकिन रियल आदमी के ड्रग ही होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए सारी। तो भट्टी साहब, एक जो चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी वो ये थी कि आपकी जो कुछ ज़मीनें हैं उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है, और अस्पताल का जो मामला आपका है, तो अब तो पंजाब हुकूमत ने ऐसा कर दिया है कि वो कहते हैं कि आपको कुछ महीनों के अंदर कब्ज़ा वापस मिल जाएगा। वो सारा सियासी बयान होते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। सियासी बयान होते हैं। मैं ना कोई 2 साल पहले इस्लामाबाद गया था, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर थे, एयर मार्शल साहब थे, तो मेरी तकरीर वहाँ पे रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था 90 डेज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सारे मसले हल हो जाएंगे। अब 2 साल हो गए हैं उसको, अभी तक नहीं स्टे आर्डर वो वकील जो है ना, वो उनका कारोबार ये है ना सारा, वो एप्लीकेशन वो दे देगा, फाइल रुक जाएगी। अब आपसे जो हम जज मांगेगा, फिर वो जो आप मेरा वकील लेके आएगा, फिर वो दूसरा एप्लीकेशन दे देगा, फिर वो तीसरा, तो वो केस 6 साल हो गए हैं, एक कदम नहीं चला, 6 साल हो गए हैं। तो ये सारे सियासी बयान होते हैं। अब भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह मियां उससे और सेहत उसकी अच्छी रखे, अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है।
मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। वो ज़मीन जज साहब को क्या है, ये यतीम खाना बना दें, सिर्फ मेरी माँ का नाम लिख दें, अरब लगे 2 लगे, मैं साइन करके देता हूँ, मैं बिल्डिंग बना के देता हूँ, मैं खुद जाके एक कमरे में रहूँगा वहाँ पे उनके बच्चों के यतीमों बच्चों के साथ। कुछ भी नहीं हो सकता। तो सियासतदान आपको कोई पसंद है? नहीं, मैं इनसे दूर जाता हूँ। मेरी उनके साथ यारी दोस्ती है, ना मैं वोट डालता हूँ, ना मैं मीटिंग पे जाता हूँ, ना मुझे वो सियासतदान पसंद है जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा काम करे। अगर मैं कुछ नाम लूँ तो आप उनके बारे में कोई एक जुमला? सारे अच्छे लोग हैं, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, लेकिन वो जो काम करते हैं तो उनके बारे में पर्सनली भी आप बता सकते हैं कि ये कैसे थे, जैसा आपके साथ ताल्लुक? सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। नवाज शरीफ के मुतालिक? बहुत सिंपल और अच्छा आदमी। शहबाज शरीफ के साथ भी तस्वीर आपकी? हाँ, अच्छा आदमी। मैं उससे मिला था जब वो कह रहा था मेरी बैक में दर्द है, तो मैंने जाना है, तो मैं जाने 3 दिन बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था। उसके बाद नहीं मिले आपको? मैं नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। इमरान खान के साथ भी तस्वीर आपकी? बहुत अच्छे तल्लुकात थे, मेरा बहुत बचपन का दोस्त है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, मैं एक दफ़ा नहीं उसे मिला। और वो भी नहीं मिले? नहीं, वो बिजी होते हैं ना, तो मैं तंग नहीं करता किसी को ना। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए, मैं अभी मेरे बुरे हालात हैं जी, मेरे पास कोई इक़्तिदार नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ मिल रहा हूँ। लेकिन जब मेरा वक्त अच्छा होगा तो मैं तब भी मिलूंगा, मेरा तो बड़ा नहीं है ना। मेरा भी को नेचर ऐसी है, मैं जब ये सीटों पे बैठ जाते हैं मैं नहीं मिलता, किसी से सिफारिश मैं नहीं करवाता, ऊपर से फ़ोन मैं नहीं करवाता, मैं नहीं करता। परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी आपकी तस्वीर है? बहुत करीबे मेरे तल्लुकात से, बहुत अच्छा आदमी था, मुल्क के लिए बहुत अच्छा आदमी था, इकॉनमी अच्छी थी, डॉलर अच्छा था उस टाइम में, सारा कुछ। अल्लाह में उसे जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा आदमी था, तो रौनकी आदमी था। तो जो उनके ऊपर वो उनके सारी प्रोफाइल के ऊपर धब्बे लगे हुए हैं कि ये डिक्टेटर थे, इन्होंने ये सब कुछ किया, मुझे इन चीज़ का नहीं पता, क्योंकि वो जाने, उनका काम जाने। मैं उन्हें मिलने जाता था जब वो उनको रेस्ट हाउस किया था, जब वो बीमार थे, बड़े सीरियस बीमार हो गए थे दुबई में, जब मैं उन्हें मिलने गया था, मेरा हक बनता था जाना। तो महमूद भट्टी साहब क्या समझते हैं कि, या क्या सोचते हैं कि हर इंसान ने दुनिया से जाना है, तो आपके जाने के बाद आपको किस नाम से याद रखा जाए, या किस तरह लोग याद करें? मुझे किस तरह याद करें? आपको पता है, अल्लाह मियां कहता है आप ज़िंदगी में पे करके जाएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ किया है ना, तो ज़िंदगी में पे करके मुकाफ़ात अमल होगा। हाँ जी, उसके बाद आप दुनिया होगी बहुत छोटी सोशल मीडिया से जी। तो महमूद भट्टी को लोग जानते हैं पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत स्मॉल है। मैं सबको कहता रहता हूँ, झूठ ना बोले, कहीं ना सही से आपका कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो आपको जानता होगा। वर्ल्ड से अच्छे काम करने चाहिए, और हमने कुछ कवर पे साथ लेके नहीं जाना। तो आप समझते हैं कि आपको एक चैरिटी करने वाला जो फिलांथ्रोपिस्ट होता है, वो अल्लाह करे यतीमखाना बने, मैं खुद जाके वहाँ पे, मेरा बड़ा मुझे फ़ख्र होगा, मैं उस कमरे में जाके बच्चों के साथ रहूँ। थैंक यू सो मच महमूद भट्टी साहब, आपने हमें वक्त दिया है। और नाज़रीन, अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए खैर का सबब बनेगी। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।